नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने लक्ष्मीकांत शुरू किया था। पिछली वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1833 और 1853 ये चारों कवर किए थे। इसके बाद में 1857 में म्यूटिनी हो गई थी, विद्रोह हो गया था भारत में। उसके बाद जो इंग्लैंड की सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। कंपनी का जो मुखौटा था, मैंने पिछली बार भी आपको बताया, वो उन्होंने उतार के फेंक दिया। कंपनी का मुखौटा उतार के फेंक दिया और सारा का सारा कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिया। किस तरह से लिया? सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 म्यूटिनी हुई, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया। इसके क्या फीचर्स थे, क्या क्या इसमें ऑप्शन थे? तो जो सबसे पहला इसका नाम रखा गया वो था एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। ये इसका स्लोगन था, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है ना। अब इसके की फीचर्स क्या थे? सबसे पहला फीचर तो ये था कि इसमें हर मैजेस्टी के अंडर रूल किया जाएगा इंडिया को। इंडिया इज नाउ ऑल्सो इज रूल्ड बाय हर मैजेस्टी, यानी कंपनी का मुखौटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पूरी तरह से उतार कर फेंक दिया। हर मैजेस्टी के इंडिया टू बी गवर्न इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, यानी कि अब हर मैजेस्टी के नाम से ही गवर्न किया जाएगा इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया कहा जाता था पहले, गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया। ठीक है, ये सारा पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। तो पिछली वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा आप, यहाँ लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस राय ऑफ इंडिया की उपाधि दे दी गई। अब उसे वाइस राय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। पहले वाइस राय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, तो उन्हीं को वाइस रॉय कहा जाने लगा। ठीक है ना। अब इन्होंने, मैंने कहा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को एबोलिश कर दिया, दोनों को खत्म कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। ठीक है। एक नया ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनिशिएट किया गया, नया ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिश की जो कैबिनेट थी, जो भी वहां सरकार होगी, वहां की जो कैबिनेट था उसका हिस्सा होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां की पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होता था, यानी कि जो भी काम, जो भी फैसले या जो भी कुछ जवाबदेही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो तय की गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। ठीक है ना। पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड स्टैनली थे। पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की एक काउंसिल भी बनाई गई। 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई ताकि वो उसको असिस्ट करे, जो डे टू डे का उसके काम होंगे या जो फैसले लेने हैं, वो 15 मेंबर की काउंसिल भी उसके लिए बनाई गई। लेकिन ये 15 मेंबर की काउंसिल का जो चेयरमैन होता था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही होता था। ठीक है ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिला करके 15 मेंबर होते थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमेशा उसका चेयरमैन रहता। ये थे की फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है ना। गवर्नमेंट 1858 के मेन फीचर क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया की उपाधि दे दी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एबोलिश कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। ठीक है ना। इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल अपॉइंट की गई और इंडिया को गवर्न किया गया इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। उस समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसका विरोध भी किया था कि हमें सीधे अपने कंट्रोल में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो उनके पार्टी के एमपीज थे वो सपोर्ट में थे, तो इसलिए ये बिल जो है वो पार्लियामेंट से पास हो गया। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं अगले जो एक्ट है इसके बाद, है ना। 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने अंडर ले लिया, उसके बाद जितने भी एक्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर के आते थे और उनमें धीरे धीरे ग्रेजुअली उनके हिसाब से सुधार किया गया। लेकिन इंडिया के लिए ये जो एक्ट है 1858 वाला, ये कोई मेन इतना बड़ा साबित नहीं हुआ कि ये केवल उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस से ही सॉल्व किया। एक और था 1858 का की फीचर कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको अब नहीं छेड़ा जाएगा, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको भी खत्म कर दिया गया, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था ना कि अगर कोई किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है या आगे वंश नहीं है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है या जो भी उसका क्षेत्र है वो सारा अंग्रेजों का हो जाता था। इस पॉलिसी को भी ड्रॉप कर दिया गया, है ना। और सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उस समय 560 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सबको भी वैसे ही बना रहने दिया गया, उनको सेमी ऑटोनॉमी दे दी गई, यानी कि उनका डिफेंस, उनका फाइनेंस
उनका डिफेंस और उनका जो फॉरेन अफेयर्स है वो केवल कंट्रोल किए जाएंगे बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है ना, बाकी उनको ऑटोनॉमी दे दी गई। अच्छा इसके बाद है हम 3 एक्ट और पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909। तो सबसे पहले 1861 की बात शुरू करते हैं। 1861 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, है ना, 2 चीजें थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कानून पर अपनी राय देती थी, जो नए कानून बनते थे, है ना, डिस्कशन के साथ। तो लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेन काउंसिल थी, है ना, ये ही जो है सारे रूल्स बनवाती थी या फॉलो कराती थी। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेन थी। हम बात कर रहे हैं यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो वाइस रॉय को कुछ इंडियंस को भी अपॉइंट करना था इस एक्ट के अकॉर्डिंग, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है ना, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में 10 से 16 के बीच हो सकती थी। इसमें था 10 से 16 के बीच लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर रखे जा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ इंडियंस को भी रखना होगा। कोई फिक्स नंबर नहीं था कितने इंडियंस को रखना होगा, लेकिन जितने इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे वाइसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उतने ही नॉन ऑफिशियल जो अदर मेंबर्स हैं, ब्रिटेन के मेंबर्स हैं, इंग्लिशर्स हैं, उनको भी रखना होगा, ठीक है ना। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ही थे उस समय भी वाइसराय। 1862 में उन्होंने 3 अपॉइंट किए, ठीक है ना। ये थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो पार्ट बने, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद धीरे धीरे जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस 1773 से शुरू हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, उसको भी इसने अपोज किया, यानी कि धीरे डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे शुरू हुआ कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो होती हैं, कानून बनाने की जो शक्ति होती है, कुछ हद तक वो बॉम्बे और मद्रास की रिस्टोर कर दी गई। 2 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे की और मद्रास की, इनकी भी रिस्टोर कर दी गई। पहले क्या था, बॉम्बे और मद्रास की सारी लेजिस्लेटिव पावर्स लेकर के कलकत्ता को दे दी गई थी, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दे दी गई थी। तो जो 1773 से सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, 1833 में सारी पावर्स लेकर के बंगाल को दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, तो उसको अपोज किया। अब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन करने लगे, ठीक है ना, बॉम्बे और मद्रास में जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो उसकी रिस्टोर कर दी, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी नई अपॉइंट की, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुछ प्रोविंसेस में और नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अपॉइंट की, उन्हें और अधिकार भी दिए, ठीक है ना। ये क्या था, बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में 1886 में और पंजाब में 1897 में, इन 3 स्टेट्स में धीरे धीरे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी एस्टेब्लिश की, ठीक है ना, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब, इन तीनों में, ठीक है ना। बंगाल 1862, 1886 और 1897, ये तीनों जो हैं ये 1862 के एक्ट से इंस्टॉल की गई थी, ठीक है ना। इसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम इससे पहले लॉर्ड कैनिंग ने शुरू कर दिया था 1858 में, ठीक है ना। 1858 में ही लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था, यानी कि उनके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर होते थे उनको कोई एक डिपार्टमेंट या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट दे दिए जाते थे। किसी को फाइनेंस दे दिया, फाइनेंस तो एक रेस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट था, किसी को पब्लिक वर्क्स दे दिया, किसी को पब्लिक हेल्थ दे दिया, है ना, ताकि वो जो हैं अपने जो उनको पोर्टफोलियो जो डिपार्टमेंट मिला है उस डिपार्टमेंट की से रिलेटेड कानून बनाएं, कानून को वाइसरॉय से एक्सेप्ट कराएं और उसके बाद वो जो है चलता रहे काम उनके डिपार्टमेंट का, उनको ज्यादा चक्कर ना काटने पड़े। तो पोर्टफोलियोज को भी इसने रिकॉग्नाइज किया, लीगल कर दिया। अब तक पोर्टफोलियोज का जिक्र पिछले एक्ट में नहीं था, लेकिन लॉर्ड कैनिंग का वो प्रयोग सफल साबित हुआ और उसको भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है ना। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज भी चल रही है हमारे संविधान में, इसमें ऑर्डिनेंस की शक्ति दी गई कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्डिनेंस निकाल सकता है इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बाईपास कर सकता है, कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन वो केवल 6 महीने तक वैलिड रहता था, ठीक है ना। तो ये पावर जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक तरह से धता बताती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं पास कर रही, अगर कोई कानून वाइसरॉय को करना है तो वो एक ऑर्डिनेंस बना करके कर सकता है, ठीक है ना। ये भी इसमें प्रावधान था, किसमें, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में भी ये प्रावधान था।
इसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मैंने बताया ना दो तरह की काउंसिल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 मेंबर बनाए, 5 मेंबर होते थे। कितने मेंबर? 5 मेंबर्स, ठीक है ना। उन 5 मेंबर्स में एक होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू और फाइनेंस, ठीक है ना। ये 5 मेंबर होते थे। 5 मेंबर्स आपको पता होना चाहिए, पांचों मेंबर्स के क्या क्या पोर्टफोलियोज थे, उनको क्या क्या डिपार्टमेंट दिए गए थे। लॉ, फाइनेंस, होम, मिलिट्री, रेवेन्यू, ठीक है ना। ये 5 मेंबर्स होते हैं। बाद में एक छठा मेंबर भी जोड़ दिया गया था, लेकिन फिलहाल 1861 के एक्ट से 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होते थे, जिसमें एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जाते थे, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ एक्ट 1892। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करेंगे हम लोग, 1861 के बाद 1892। इसमें अब 1885 में, आप इसको बैकड्रॉप बताता हूं क्यों आया ये एक्ट, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो डिस्कशन कर करके प्रेशर बना रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कि जो इंडियंस हैं उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट तो हिचक रही थी ना कि इंडियंस को ज्यादा पार्टिसिपेशन दिया तो धीरे धीरे ये बाहर निकालेंगे हम। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में गठन हुआ, शुरू से इनका शुरू में मत ये था कि हम धीरे धीरे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करेंगे, यानी कि ऑटोनॉमी प्राप्त करेंगे, चाहे वो सेमी हो, बाकी के फीचर्स वो देखेंगे, लेकिन ज्यादातर हम सेमी ऑटोनॉमी प्राप्त करेंगे। तो इनके प्रेशर में एक एक्ट आया 1892 का, जब ज्यादा ऑटोनॉमी मांग रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात कर रहे हैं हम। किन की बात कर रहे हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दो जगह थे, है ना। एक प्रोविंसेस में, मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया था, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ 1861 में, प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, और सेंटर में तो था ही, ठीक है ना। जो सेंट्रल काउंसिल थी वो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ही, उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और बढ़ा दिए गए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा उन्होंने, अंग्रेजों ने, कि ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो उनकी बनी रहे, उन्हें कोई ज्यादा परेशानी ना हो। और एक चीज, ये आपको आज की पार्लियामेंट की तरह मत समझना, ऐसे कि डिस्कशन हो सकता था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे, ये कोई भी रूल नहीं था उस समय। ना तो कोई भी नॉन ऑफिशियल मेंबर बजट पर डिस्कशन कर सकता था, ना ही कोई बिल, प्राइवेट बिल आ सकता था, है ना, ना ही कोई क्वेश्चन पूछ सकते थे सरकार से। केवल एक तरह से दिखाने के लिए, बिठाने के लिए था उनको, ठीक है ना। तो उन्होंने सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्रीज किए, बढ़ाए, इंडियंस बढ़ाए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा कि उनकी जो ऑफिशियल मेजोरिटी है वो बनी रहे, ठीक है ना। इसके बाद है, इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को थोड़े अधिकार देने शुरू किए इस एक्ट से। इस एक्ट से उन्होंने अधिकार देने शुरू किए। अब तक तो कोई अधिकार नहीं था, मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें उन्होंने राइट टू डिस्कस द बजट, बजट पर डिस्कशन करने का राइट था। उसमें भी कोई प्रावधान नया नहीं कर सकते थे, कोई वापस नहीं करा सकते थे, लेकिन उसको डिस्कस करने का प्रावधान था। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, ठीक है ना। इसके बाद है जो प्रावधान मैंने बताया ना कि नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ा दिए गए, इसमें वो किस तरह से बढ़ेंगे इसका रूल तय किया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन नॉमिनेट करेंगे? वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे। कैसे नॉमिनेट करेंगे? वो नॉमिनेट करेंगे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, उनके रिकमेंडेशन पर, वो रिकमेंडेशन भेजेंगे अपने यहाँ से, और उनके रिकमेंडेशंस पर कुछ इंडियंस को अपनी काउंसिल में स्पेस देंगे, ठीक है ना, अपनी काउंसिल में स्पेस देंगे। और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। बंगाल में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, वो भी रिकमेंड करेंगे, उनकी रिकमेंडेशंस पर भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें सदस्यों को अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन प्रोविंशियल काउंसिल्स में किसके रिकमेंडेशंस होने चाहिए थे? एक तरह से ये एक इलेक्शन की शुरुआत थी। जो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड ये भी थी कि हमें नॉमिनेशन नहीं चाहिए, हमें कोई खैरात नहीं चाहिए कि वाइसरॉय ने कहा कि इसको बना देते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर, इसको बना देते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर। हमें एक प्रॉपर इलेक्शन चाहिए ताकि एक हर एक मेंबर को, हर एक इंडियन को एक
राइट हो, उसे पता हो कि मैं भी चुना जा सकता हूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो उन्होंने इलेक्शन की मांग की थी। वो इलेक्शन की मांग कुछ हद तक फुलफिल हुई। हम ये नहीं कह सकते कि कहीं एक्ट में इसमें इलेक्शन नहीं लिखा था, इलेक्शन शब्द मेंशन नहीं किया था, लेकिन उसमें क्या था, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स में जो इलेक्ट होते थे मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कोलाज बनाया जाता था। उस इलेक्टोरल कोलाज में से वो डिसाइड करते थे कि कौन मेंबर बनेगा, ठीक है ना। तो हमने बताया ना कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें प्रोविंशियल जो काउंसिल्स हैं वो रिकमेंड करती थी किसे नॉमिनेट करना है। तो प्रोविंशियल काउंसिल्स में कैसे रिकमेंडेशंस होते थे? प्रोविंशियल काउंसिल्स में रिकमेंडेशन होते थे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो भी जहाँ की प्रोविंस का है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मद्रास है ना, या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज से भी नॉमिनेशन होता था, रिकमेंडेशंस होता था, वहाँ की म्यूनिसिपैलिटीज में से ठीक है ना। तो कुछ हद तक धीरे धीरे लिबरेट करना शुरू किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी वो किसकी थी? वो ऑफिशियल लोगों की ही थी, जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं की थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है ना। ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव यानी कि जो कानून बनाती है काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो उसको लागू कराती है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जैसे आज का हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर प्लस उसकी कैबिनेट प्लस प्रेसिडेंट, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोअर हाउस अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो इसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ लोकसभा राज्यसभा कॉन्सेप्ट नहीं था, जो मैंने आपको बताया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स होते थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स धीरे धीरे एज इंडियन अपॉइंट किए जाने लगे, लेकिन जो मेजोरिटी रखी जाती थी वो ऑफिशियल मेंबर्स की ही रखी जाती थी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक्ट ऑफ 1909 का। इसको मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये इस तरह के आएंगे जिसमें दो नाम होंगे, इसमें जैसे हैं मॉर्ले और मिंटो, मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909। तो इसमें मॉर्ले जो है, जो पहला नाम होता है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का होता है। मैंने आपको बताया था ना 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बना दिया गया, जिसमें 15 मेंबर्स उसको असिस्ट करने के लिए थे। तो जो पहला नाम होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, तो लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय, और लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड मिंटो वाइसराय ऑफ इंडिया। हमेशा पहला नाम जो होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद ऊपर था क्योंकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट का हिस्सा थे, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट का हिस्सा जो व्यक्ति होगा वो बड़ा ही होगा। उसके बाद वाइसराय, वाइसराय तो एक तरह से का सिविल सर्वेंट है, उसको भेजा गया है ताकि वो ब्रिटिश के जितने भी काम है वो कर सके, है ना। तो एक्ट ऑफ 1909 को मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। इसके देखो की फीचर्स क्या था। इसमें जो नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो सेंट्रल काउंसिल है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके मेंबर्स को बढ़ा दिया गया। यानी कि मैंने आपको बताया था 16 मेंबर्स होते थे पहले। कितने? एक्ट 1892 तक 16 मेंबर्स होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं हम यहाँ। प्रोविंशियल काउंसिल्स में अलग अलग मेंबर्स होते थे, है ना। तो 1909 की मैं बात कर रहा हूँ। 1909 एक्ट में 16 से 60 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 16 से बढ़ा करके सीधा 60 कर दिया गया, 60। इसमें भी नॉमिनेशन थ्रू वाइसरॉय। नॉमिनेशन कौन करता था? वाइसरॉय ही करता था। तो वाइसरॉय ही नॉमिनेट करता था। लेकिन जो सेंट्रल प्रोविंस है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें अभी भी मेजॉरिटी ऑफिशियल लोगों की ही रखी गई। इस बात का बहुत ध्यान रखना, ऑफिशियल लोगों की मेजॉरिटी सेंट्रल में रखेगी। लेकिन प्रोविंशियल में जो नंबर बढ़ाए गए, किसी में 30 थे, किसी में 50 थे, अलग अलग नंबर हैं, ठीक है ना, हर एक प्रोविंस के। तो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को बना दिया गया। उसमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को पहली बार बढ़ा दिया गया। लेकिन नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी भी एक तरह से ऑफिशियल लोगों की ही थी। उसको इंडियंस को अपॉइंट गवर्नर जनरल करते थे। अपॉइंट कौन करते थे? गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। लेकिन वो होते गवर्नर के ही तरफ से थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कर दी व्यवस्था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें भी अभी कमियां थी। नॉन ऑफिशियल प्रोविंसेस में कर तो दिया गया उसको, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को मेजॉरिटी तो दे दी गई, लेकिन वो उन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में भी जो मेंबर्स अपॉइंट होते थे थ्रू द नॉमिनेशन ऑफ गवर्नर या वाइसरॉय होते थे, ताकि उनकी अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी बनी रहे। हर एक मेंबर का कार्यकाल 2 साल का होता था, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना, हर एक मेंबर का कार्यकाल 2 साल का होता था। अच्छा, जो मेन चीजें हैं वो ये ध्यान रखना आप
कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हमेशा सेंट्रल का ज्यादा आएगा, ठीक है, 16 से 60 बढ़ा दिया गया। सेंट्रल में ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन रखी गई, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो मेजोरिटी है वो नॉन ऑफिशियल अलाउ कर दी गई, ठीक है ना। प्रोविंशियल में भी बढ़ा दिए गए, ठीक है। इसके बाद है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस को बढ़ा दिया गया, यानी कि पहले ज्यादा राइट्स तो थे नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्ट बनाने के लिए। जो मेन चीजें थी मैंने आपको बताया था 1861 के में 5 मेंबर्स होते थे, है ना। मैंने आपको बताया था ना, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें 5 मेंबर होते थे। 5 मेंबर्स के पास कौन कौन से पोर्टफोलियो थे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। लॉ, है ना, आर्मी, फाइनेंस, रेवेन्यू, होम, ये पांचों जो अफेयर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। इन पांचों पर ही डिस्कशन नहीं होता था काउंसिल में। ये पांचों जो हैं वो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स डिसाइड कर रहे थे। तो ज्यादा अधिकार थे नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, केवल पब्लिक वर्क्स पे डिस्कस करना, है ना। उसको फिर पब्लिक वर्क्स को भी डिस्कस किया जाता था, लेकिन उसको बजट कहाँ से अलॉट होगा, बजट पे डिस्कशन तो होता नहीं था। तो कई बार ये भी कहा गया कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है केवल मुखौटा है ना, बिना दांत का हाथी बना दिया गया, दैट्स इट, ठीक है। मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 की बात कर रहे थे हम। मैंने आपको बताया कि इसमें कंसिडरेबली नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ा दिया गया, 16 से 60 कर दिया गया इन द सेंट्रल प्रोविंस, बट जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी वो ऑफिशियल ही थी। इसके बाद है इसमें जो अब तक थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी अब तक वाइसरॉय की, उसमें केवल अब तक ब्रिटिशर्स ही पार्टिसिपेट करते थे, है ना। लेकिन अब पहली बार ये रूल बनाया गया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को पार्टिसिपेट करने देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या था, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनवाई थी ब्रिटिशर्स ने, वो इसलिए बनवाई थी कि धीरे धीरे जो है इनका जो ये विद्रोह का है वो एकदम से उग्र ना हो जाए। लेकिन जब 1892 का एक्ट आया तो लोगों को भरोसा उठ गया कि नरम दल भी कुछ करा पाएगा, बातें करने से अंग्रेज कुछ देंगे नहीं हमें, है ना। तो विद्रोह ज्यादा शुरू हो गया। तो 1909 में एक लिबरल गवर्नमेंट थी ब्रिटेन के अंदर, ठीक है ना। तो वो चाह रहे थे कि और ज्यादा अधिकार धीरे धीरे दिए जाएं। तो उन अधिकारों में सबसे इंपॉर्टेंट जो 1909 का सुधार था वो ये था कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो इंडियंस बहुत पहले से अपॉइंट हो रहे हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियन को रखा जाए। तो वो किस मिंटो उसका विरोध कर रहे थे, ये ध्यान रखना, मिंटो वाइसरॉय थे, मिंटो विरोध कर रहे थे। लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड मॉर्ले ने बहुत प्रेशराइज किया मिंटो को। तो मिंटो ने अपॉइंट किया किनको, सत्येंद्रनाथ सिन्हा को, पहले इंडियन मॉर्ले मिंटो एक्ट से 1909 से अपॉइंट होते हैं। किसमें, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसरॉय की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट इंडियन टू बी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज सत्येंद्रनाथ सिन्हा, ठीक है ना। ओके, वाइसरॉय ने अपॉइंट किया था, पहले इंडियन थे। इसके बाद है सबसे जो विवादित इसका निर्णय था वो ये था, इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स को अलाउ किया, यानी कि कुछ ऐसे प्रोविंसेस डिसाइड किए, कुछ ऐसे हिस्से डिसाइड कर दिए वहां पर मुस्लिम्स ही वोट देंगे और मुस्लिम ही इलेक्ट होगा। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ। ये कैसे शुरू हुआ, जो आगा खां थे, आगा खां लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉर्ले दोनों से मिले थे जब विरोध चल रहा था बहुत ज्यादा। 1892 ने सेटिस्फाई तो किया ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत डिमांड्स की थी, लेकिन 1892 का एक्ट तो कुछ दे नहीं पाया। तो 1909 के एक्ट पर बात चल रही थी, ठीक है ना। उस समय आगा खां लंदन भी गए मिलने, और वो गवर्नर से भी, वाइसरॉय से भी मिले थे। तो उनके प्रेशर में उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को अलाउ कर दिया, यानी कि बांटो और राज करो, ठीक है ना, ताकि एक होकर के ना लड़ पाए इंडियंस। तो इंट्रोडक्शन, दे इंट्रोड्यूस अ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम केवल मुस्लिम्स के लिए। आगे धीरे धीरे हम एक्ट पढ़ेंगे तो और भी वाइड किया गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, और कम्युनिटीज के लिए भी दिया गया।
तो इसीलिए जो लॉर्ड मिंटो हैं, लॉर्ड मिंटो कौन थे उस समय? वाइसरॉय। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो हमने क्या पढ़ा आज? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके मेन फीचर्स थे गवर्नर जनरल को उपाधि को हटा करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया। हर मजिस्ट्री के अंडर रूल होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। उसके बाद 3 एक्ट हमने पढ़े, 1861, 1892 और 1909। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, तो ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना। मैं सारी हिस्ट्री नहीं यहाँ पढ़ाऊंगा, केवल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से आया है उसका जो बैकग्राउंड है, कहाँ से हमने शुरू किया धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन, केवल वो, ठीक है ना। तो 1861 का हुआ। 1861 में पहली बार नॉन ऑफिशियल इंडियंस को अपॉइंट किया गया इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, ठीक है ना। ये 3 लोग थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है ना। सर की उपाधि दी गई थी इन्हें अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। जितनी भी ये उपाधियां थी, सर या लॉर्ड, ये सब अंग्रेज यूज करते थे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इनिशियलाइज किया, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है ना। 1861 का पहला वाइसरॉय अपॉइंट किया, वाइसरॉय ने इंडियंस को अपॉइंट किया इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया, ठीक है ना। और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई, कहाँ कहाँ? बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब में, ठीक है ना। ठीक है। और 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखे गए वाइसरॉय के। इसके बाद 1892, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया था। उसके प्रेशर के अंडर 1892 के ये जो सुधार आए, ठीक है ना। इसमें जो और इंडियंस को बढ़ाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 16 कर दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल मेंबर्स की संख्या, इंडियंस की नहीं, कुल मेंबर्स की संख्या। बट ऑफिशियल मेजोरिटी मस्ट बी मेंटेन्ड, ऑफिशियल मेजोरिटी बनी रहे वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है ना। इसके बाद पहली बार राइट दिया गया बजट पर डिस्कशन करने का, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेशंस का प्रोसेस तय किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल है उसमें नॉमिनेशन करेंगे प्रोविंसेस और बंगाल का चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें रिकमेंडेशंस कौन का कहाँ से होगा? यूनिवर्सिटीज से, उनके वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, म्यूनिसिपैलिटीज से, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। इसके बाद 1909 है। 1909 में 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया सेंट्रल प्रोविंस में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल मेंबर्स की संख्या, नॉट ऑफ इंडियंस, टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। 16 to 60, 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया। इसको मॉर्ले मिंटो भी कहते हैं, मॉर्ले मिंटो एक्ट। मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, ओके। लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी बना के रखी गई, बट दे अलाउ नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन विच प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है ना। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी मेंबर्स बढ़ाए गए, अलग अलग थे, ठीक है ना, सब में। इसके बाद है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के कुछ काम बढ़ा दिए गए, कुछ और पोर्टफोलियोज ऐड कर दिए गए एक्ट बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद पहली बार जो अब तक हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें 5 ही मेंबर होते थे, पहली बार एक इंडियन को भी इसमें जगह दी गई। वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा फ्रॉम बंगाल, ठीक है। इसके बाद पहली बार जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको हिस्सा बनाया गया ऑफ मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909, 1909 के मॉर्ले मिंटो एक्ट का, ठीक है ना। यहाँ तक ये वीडियो हम खत्म करते हैं, लंबी हो जाएगी वीडियो, आप लोग देखोगे नहीं फिर। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना, साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये 4 टॉपिक रह गए हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, ये अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, ठीक है ना। थैंक यू।